दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। झारखंड के धनबाद से लेकर बंगाल तक सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त होती हैं, मुकदमे होते हैं, कभी कभी कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। इसके बावजूद कोयले का न तो अवैध उत्खनन रुकता है और न अवैध कारोबार। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए ईडी और सीबीआई जिम्मेवार हैं या स्थानीय प्रशासन और उसके राजनीतिक आका इसके लिए जवाबदेह? क्या कोयले के इस खेल के खिलाड़ी कानून और व्यवस्था से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? सफेद पोशों की राजनीतिक ताकत और प्रशासन का वह गठजोड़ जिम्मेवार है जिसे तोड़ा जाना अब मुश्किल हो गया है। नवंबर 2020 से लेकर 2026 के 28 जुलाई तक 10 बार झारखंड और बंगाल में ईडी और सीबीआई को एक्शन लेते देखा सुना गया है। इस दौरान कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापे, उनके खिलाफ एफआईआर, चार्जशीट, पीएमएलए के दायरे में जांच और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इसके बावजूद जानकार लोग बताते हैं कि अवैध कोयले का उत्खनन से लेकर कोयले की तस्करी तक सब कुछ बेरोक टोक चलता रहा। सिंडिकेट के लोग हमेशा की तरह सैकड़ों हजारों करोड़ का वारा न्यारा करते रहे। तब छापे, एफआईआर, चार्जशीट, पीएमएलए के दायरे में जांच और कुछ गिरफ्तारियों के आखिर मायने क्या है? क्या यह मान लेना चाहिए कि अवैध कोयले के कारोबार में शामिल लोगों का सिंडिकेट इतना ताकतवर है कि उसे ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? कोयले के वैध अवैध कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर जब ईडी का छापा पड़ता है तब यह मान लिया जाता है कि कोयले के अवैध कारोबार रुक जाएंगे। अब न कोई अवैध खदानें चलेंगी और न अवैध कोयले का कारोबार होगा। इस खुशफहमी के बीच बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि क्या सचमुच कोयले के अवैध कारोबार के सिंडिकेट ध्वस्त हो पाएंगे और काले कोयले का कारोबार सफेद हो जाएगा? क्या कोयला कारोबारियों से लेकर पुलिस प्रशासन और राजनीति के खिलाड़ी तक अब कंठी माला धारण कर लेंगे? एक बार फिर झारखंड के कोयलांचल, धनबाद और बंगाल के कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। अखबारों में सुर्खियां बनी, इतने करोड़ कैश और इतने करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज जब्त। जब जब कोयला कारोबारियों पर ईडी या सीबीआई के छापे पड़ते हैं, अखबारों की सुर्खियां हर बार कुछ इसी तरह की होती हैं। इन सुर्खियों में एक उम्मीदें भी टंगी होती हैं कि अब शायद कोयले के काले कारोबार पर रोक लग जाएगी। इस बार भी मीडिया में कुछ ऐसी ही खुशफहमी देखी जा रही है। वैसे धनबाद और धनबाद से सटे बंगाल के लोगों का अनुभव बताता है कि ईडी या सीबीआई के छापे के बाद उम्मीदों के गुब्बारे ज्यादा दिनों तक आसमान में नहीं उड़ पाते हैं। बहुत जल्द इन गुब्बारों की हवा निकल जाती है क्योंकि सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगता है। थोड़े से अंतराल के बाद अवैध खदानों में कोयले का उत्खनन और कारोबार फिर शुरू हो जाता है। ये वही कोयला उसी रफ्तार से अवैध खदानों से निकलता है, उन्हीं ट्रकों पर लोड होता है और उसी सिंडिकेट की जेबें भरने में लगा रहता है। वैसे इस बार की खुशफहमी देश के गृह मंत्री अमित शाह के कारण कुछ खास हो गई है। 28 जुलाई को धनबाद और बंगाल के 31 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को अमित शाह की सदिच्छा से जोड़कर देखा जा रहा है। कई अखबारों ने अमित शाह का नाम लेकर इस खबर को प्रकाशित किया है। धनबाद से प्रकाशित एक अखबार खबर की शुरुआत ही इन पंक्तियों से करता है। इन पंक्तियों को सुना जाए। कोयले के अवैध उत्खनन और तस्करी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कड़े रुख के बाद ईडी ने धनबाद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यह एक अखबार का
इंट्रो है। वैसे यह जानना चाहिए कि ईडी का संबंध गृह मंत्रालय से नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य आर्थिक अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है। ईडी का काम कोयले के अवैध कारोबार को रोकने का नहीं है। इसके बावजूद ईडी के छापे में गृह मंत्री अमित शाह का नाम आने के खास संदर्भ बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी से जुड़ी स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। 5 जुलाई को पीआईबी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड तथा बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में गृह मंत्री ने जीरो कोल लीकेज प्लान लागू करने का निर्देश दिया था। सीआईएसएफ को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए। इसी बैठक से संदर्भ लेकर कहा जा रहा है कि अमित शाह के कड़े रुख के कारण ईडी ने छापा मारा है। वैसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग पहले भी छापे मारते रहे हैं। इसके बावजूद यह सचमुच अच्छी सूचना है कि अमित शाह ने धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। निश्चित ही इससे उम्मीद बनती है कि धनबाद कोयलांचल से लेकर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में कोयले के अवैध कारोबार पर रोक लग सकेगा। वैसे इतिहास बताता है कि 70 के दशक से लेकर अब तक केंद्र और राज्य में कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोयले के अवैध कारोबार पर कभी भी अंकुश नहीं लगा। कोयलांचल के बादशाह और कोयला माफिया कहे जाने वाले सुरदेव सिंह के जमाने से यह लगातार चलता आ रहा है। कोयला माफियाओं को मिलते राजनीतिक संरक्षण और पुलिस प्रशासन का खुला सहयोग के कारण कोयले के अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लग पाया। ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक नेतृत्व और पुलिस प्रशासन ने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। कई बार ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन राजनीतिक आकाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। धनबाद कोयलांचल में तो एक बार कोयला माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी हरी झंडी दे दी थी, परंतु ऊपर से राजनीतिक आकाओं के हस्तक्षेप के कारण मुख्यमंत्री को माफियाओं के सामने घुटने टेकने पड़े थे। जिले के 2 अफसरों के ईमानदार प्रयासों को बड़ा झटका लगा था। माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तब से अब तक कोयलांचल धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार बेरोक टोक चलता आ रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह की दिलचस्पी के कारण हो सकता है कोयले का अवैध कारोबार रुक जाए, लेकिन कोयले के काले धंधे को नजदीक से समझने वाले एक पत्रकार का मानना है कि कोयले के इस धंधे को रोकना आसान नहीं। इसे रोकने के लिए कोयला कंपनियों, बीसीसीएल मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईसीएल मतलब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधन, सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन को ईमानदारी पूर्वक एक्शन लेना होगा। राजनीतिक नेतृत्व को कोयले के अवैध कारोबार के सिंडिकेट से खुद को अलग करना होगा, तब जाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? इस सवाल के जवाब में एक राजनीतिक नेता का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कोयले के अवैध कारोबार के सिंडिकेट का राजनीति से संबंध नाभि नाल का बन गया है। उनका मानना है कि कोयले की अवैध कारोबार की कमाई राजनीति में भी इन्वेस्ट होती है। यह काला धन धनबाद से होता हुआ रांची और दिल्ली की राजनीति में खपता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह कोयले के काले कारोबार के सिंडिकेट को कैसे तोड़ पाते हैं
और पूरे कारोबार की नकेल कैसे कसते हैं। क्या वे तोड़ पाएंगे कोयला माफिया, प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ को? उम्मीद की जानी चाहिए कि अमित शाह अपनी मुहिम में सफल होंगे और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।